हाँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी स्टूडेंट्स, वेक्टर एनालिसिस का हमने चैप्टर्स तो वहाँ तो आपकी क्लियर 6 नहीं है ना है। हमारे जौन से नवाज़िश अली शाह की बुक। नवाज़िश अली शाह की बुक में 6 चैप्टर है और जौन सी बुक है दूसरी है उसमें भी वो 6 चैप्टर बनता है, 7 बनता है। यानी कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट जैसा हम कर रहा जी चैप्टर का तो कोई नहीं। तो हम कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट को सीख लिया था, फिर हम आगे से शुरू करते हैं। अच्छा, मैं ये अगर लेता हूँ इसकी अटेंडेंस लेता हूँ, पिक्चर बनाता हूँ, मेरे पास इधर कॉलम में ये जितने शो हो रहे हैं, ये तो कोई 15-16 शो हो रहे हैं। बताएं बताएं। सर फिलहाल ऐप भी इतने ही हैं। लेकिन वो ऊपर वो इसके नंबर भी तो आने चाहिए ना। सर हमारे पास तो आ रहे हैं सर। अच्छा, वो फिर मैं ये चीज़ें फिर मैंने कुछ डिस्कस करनी है इस तरह, ये आईटी की चीज़ें इतनी नहीं ना, हम इतने एक्सपर्ट जी। मैंने वैसे एक चीज़ अब आपको बड़ा आप स्टूडेंट्स वेरी फ्रेंकली की जौन सी नवाज अशर जौन सी बुक है ना इनकी, ये जो इसकी बुक है जो पीडीएफ में भी कुछ ग्रुप में किसी अपने अखबार के पास थी या और स्टूडेंट्स के पास, और नवाज अशर शाह की बुक जैसे मैंने आपको बोली थी, इतनी हैवी सी बुक मेरे पास अब जैसे है ना, ये काफ़ी जो है ना सिमिलरिटी ज़रूर है, लेकिन अच्छी बुक ही है। मैंने देखा है कि उसने तो दाव लगाया हुआ है, उसने किया हुआ नहीं कुछ। ठीक है, नवाज़ सर शरीफ शाह मसला ये ये है चलें, ना, ये मसला एक अलग ये है बात कि है कि सर आपको ये सारा यूजुअली करना वन है, कर सारा रहे नहीं हैं। करना। मतलब इसमें से जैसे छठा चैप्टर करना है, फिर वो 5वें चैप्टर का कुछ है, जैसे कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट चले हम पहले शुरू करें, उसको पहले खत्म करें, फिर उस पीछे से चैप्टर के जो भी स्टॉक थ्योरम ये वो ठीक। और फिर इसमें आपको वो टेंसर का करना है, सारा नहीं है इसमें, 5वां छठा 7वां कोई इस तरह चैप्टर। लेकिन बुक बहरहाल ये अच्छी है। उसने बीच में जो दाव लगाया है उसमें मैंने वो किया हुआ नहीं, सिर्फ उसने बस ऐसे फार्मूला लिखा है, उसने प्रूव वगैरह की हुई नहीं, कई चीज़ें मैंने देखी हैं। वो भी मैं मेरे पास इधर है, मैं अभी कहीं रखी थी बुक मैंने अभी, और वो पतली सी जो आपके पास तो चले अभी लिए ना बुक्स वगैरह से शॉप जी जी सर, पतली सी है। से, इधर कहीं मैंने अभी रखी तो है, अभी सामने नहीं आ रही, लेकिन है से मैंने इधर कहीं पर चलें। वो अच्छा चले जी, अब हम वो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेक्टर एनालिसिस का हम फिर आगे से थोड़ा शुरू करें। जैसा मर्जी है सर। नहीं फिर अब आप बता दें, कोई नहीं। वो अब 2 लेक्चर तो कर चुके हैं, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट की बेसिक्स तो पता चल गई ना। लेकिन फिर सर जो आज प्रूफ अपने थोड़ा कर थोड़ा रहे सा हैं ना कर दें। ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट, तो फिर वो पुराना भी थोड़ा साथ मतलब वो रिपीट हो जाएगा। बिल्कुल हम वो स्टार्ट नहीं करते, जैसे कि 2-3 लेक्चर तो हुए हैं हमारे, और बिल्कुल ज़ीरो से नहीं मतलब करते। जैसे वो हमने किया हुआ है। ये यानी आज जो टॉपिक करेंगे पीछे जस्ट वो थोड़ा-सा पिछला वो रिवाइज़ हम कर लेंगे, लेकिन ज़ीरो से नहीं करते हम। ये आज हम करेंगे कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट। जौन सा है ना आपकी वाली जो बुक है, वो स्पीगल की जो बुक है, जो उसका जो उनसे शॉर्ट सीरीज़ की है, वो इधर है कहीं ऊपर नीचे नज़र नहीं आ रही। वो देखेंगे, लाइब्रेरी काफ़ी घर में है छोटी सी। तो वो मतलब उसमें कहीं उसने इसका अलग टॉपिक बनाया हुआ नहीं। उसने कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट के साथ ही कोई दूसरी टॉपिक बनाया हुआ, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट। अदरवाइज हमने जैसे किया था, पहले कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट को सीखा, फिर जो ऑर्थोगोनल वाला है ये नवाज़िश अली शाह में कोई तीसरा टॉपिक बन गया। ठीक है। अच्छा, ये नहीं, फिर ये अब ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट हमने सीखना है। जी। यानी बस पुराने को मैंने साथ वो जस्ट कोड कर लूँगा थोड़ा-सा ना, ताकि आपका जो है ना वो रिवाइज़ हो जाए। करेंगे हम डायरेक्ट यही।
डायरेक्ट हम करेंगे यही, लेकिन वो डेफिनेटली अगर पॉइंट हमें लेट करने हैं, जैसे हम स्पेस में देखते हैं ना, पहले हम फेमिलियर हैं, वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स सिस्टम से फेमिलियर है, मतलब कौन सा वो एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस से हम फेमिलियर हैं। उनके जो से यूनिट वेक्टर होते हैं, आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर, उन डायरेक्शन में, ठीक है। अभी हम एक नया सिस्टम जो है ना वो हम सीख चुके हैं पीछे जो 1-2 लेक्चर्स में जो फिजिकल क्लासेस थी, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट बेसिकली क्या होता है कि वो बेसिकली यहाँ पे तो ये 3 लाइंस होती है ना, ऐसे 3 स्ट्रेट लाइंस होती हैं, ऐसे तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। जैसे ये एक्स वाई, ये वाला प्लेन जो है ना, ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। ये वाला कौन सा है, वाई जेड प्लेन है। ये कौन सा है, ये कौन सा एक्स जेड प्लेन है, ये क्या वाई जेड प्लेन है। वो दो प्लेन जहाँ आपस में कट करते हैं, वो स्ट्रेट लाइंस में कट करते हैं, वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ पे बेसिकली ये तीनों जो है ना, ये पहले स्पेस में कोई पॉइंट हम कंसिडर करते हैं, स्पेस में यहाँ पे कोई पॉइंट कंसिडर करते हैं, जो सा होता है ना रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में, उसमें तो होता है ना कि वो जो सा वो वाला जो होता है ना, उनका जो कॉमन पॉइंट वो ओरिजिन ही हम लेते होते हैं, ठीक है। यानी कहीं भी बना दें वो उसका, उनका वो कॉमन। लेकिन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट में अब ये कोई पॉइंट होगा ऐसे स्पेस में कोई पॉइंट, तो यहाँ पे इनके नाम इधर मैं रख देता हूँ, फिर इस तरह जैसे आपने ये किया, अगर आपके रिवाइज हो जाएगी। ये वाली एक कर्व है U1 कर्व, ठीक है। अब ये कह रहा है कि U2 कर्व, ये क्या है U3 कर्व, ठीक है। जैसे उसमें तो होता है ना, यहाँ पे ये यू है ना, इस प्लेन में, इस प्लेन, ये जो प्लेन है ना, इस ये एक्स वाई प्लेन है, तो इसमें Z 0 होगा। मतलब जो प्लेन है ना, जैसे एक्स वाई का प्लेन है, उसमें जो तीसरा है नहीं, मतलब वो जैसे उसकी जिक्र नहीं कर रहे एक्स वाई प्लेन, उसमें वो तीसरा 0 होगा। अब इसमें ये वाला जो U1 है ना, यहाँ पे क्या होगा, U1 जो सा है, U1 इज इक्वल टू सी एनी, मतलब वो तो 0 होगा, लेकिन इसमें कोई कांस्टेंट होगा। यहाँ पे U2 जो होगा वो किसकी इक्वल होगा, C2 चले जाते हैं, यहाँ पे C1 पे। इस तरह यहाँ पे क्या होगा, U3 जो है वो किसकी इक्वल होगा, U3 इज इक्वल टू C3। तो ये अब जो सा ये वाली है ना, वो स्ट्रेट लाइंस होती हैं, और ये वो कर्व भी ऐसे प्लेन होती हैं, वो कर्व भी ऐसे प्लेन होती हैं। यहाँ पे कर्व जो है ऐसे ऐसे समझे ना कि एक बॉल समझ लें, कोई अंडे की तरह वो समझ लें, ठीक है। नहीं ऐसे ऐसे झोंपड़ी टाइप ऐसे समझ लें, वो कर्व ऐसी हैं, वो तीनों कर्व ऐसी हैं। मतलब ये तो होगी ना, ये z इज इक्वल टू 0 होगी इसकी इक्वेशन, ठीक है। अब वो चूंकि प्लेन भी ऐसे, मतलब वो सीधा होगा, ऐसे होगा, ऐसे प्लेन वो कर्व, ठीक है, मतलब वो स्ट्रेट प्लेन होगी, ठीक है। अब ये जो सी है ना सरफेस, ठीक है, अब वो बेसिकली प्लेन ही कहलाते हैं, वो सरफेस क्या होती है, प्लेन सरफेस होती है। अब ये सरफेस ऐसे करके होंगी, ये सरफेस ऐसे होगी, जो सी U1 इज इक्वल टू C1, इस तरह U2 इज इक्वल टू C2। मतलब वो क्या है, हो सकता है स्फीयर हो सकता है कोई एग हो सकता है कोई इस तरह छतरी टाइप हो कोई ऐसे। तो U1 इज इक्वल टू C1, U2 इज इक्वल टू, अब वो कोई इस तरह कर्व है ना, तीनों कर्व है। वहां पे भी होता है ना, दो प्लेन कर्व के इंटरसेक्शन से एक स्ट्रेट लाइन बनती है, तो वो जो जो इंटरसेक्शन लाइंस होती हैं, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो अब इसमें U1 जो बन रही है ना, ये जो U1 ये जो U1 कर्व है बेसिकली, वो वहां पे स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे ये कर्व होती हैं, चूंकि वो पहले ऐसे कर्व शक्ल में होती हैं, वो जहां दोनों आप इसमें एक दूसरे को कट करते हैं, वो इस तरह कर्व बनती हैं, ठीक है। अब वो कर्व होती हैं, U बेसिकली हो सकता है स्फीयर हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ठीक है। मतलब वो जो U होगा ना, वो एक्स वाई जेड पे किस्म का डिपेंड कर रहा होगा, ठीक है। तो अब इस मतलब जो इस तरह U1 U2 U3, ठीक है। अब ये जो है ना, इस कर्व के अलावा U जो है ना वो बदल रहा होगा, U1 बदल रहा होगा, बाकी जो है ना U1 U2 और U3 कांस्टेंट होंगे, ठीक है। तो अगर ये अब पहले हमने ये कंसिडर किया है कि ये कर्व है, दूसरी ये कर्व है, तीसरी कर्व ऐसे है। आपकी इस बुक में जो स्पीगल वाली बुक है, शाम की बुक है, उसमें डायरेक्ट ऑर्थोगोनल किया हुआ है। हमारा जैसे नवाज की बुक में था ना, अच्छी बुक है। जैसे मैं आपको कोशिश किया करूँगा जो उनसे हमारा टॉपिक जो हमने डिस्कस करना, मैं नेक्स्ट टाइम पेज पिक्चर बना के आपको सेंड कर दिया करूँ, ठीक है, ताकि आपके जरा पहले माइंड बना के हमने ये करना है। ये मतलब जैसे कर्व है, दूसरी ये कर्व है, ठीक है। अब कर्व है लाइन, मतलब ऐसे करके लाइन है जैसे, ठीक है। अब तीसरी कर्व उसके ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है। अभी हमारा टॉपिक है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब वो तीनों के हैं परपेंडिकुलर होंगे। पुराने जैसे एक दो लेक्चर्स में अभी हमने कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट को सीखा, मतलब कैसे कि ये पॉइंट्स है ना ऐसे एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब वही जो जनरल पॉइंट एक्स, वो U1 U2 U3 पे डिपेंड करता है। इस तरह y जो है वो U2 U3 पे डिपेंड करता है। इस तरह इधर से इनकी हेल्प से हम U1 U2 U3 निकाल लेते हैं, U1 U2 U3। मतलब
इनकी हेल्प से u1 हम निकाल लेंगे ऐसे, इस तरह u2 भी निकाल लेंगे, u3 भी निकाल देंगे, फाइंड कर लिया, ये फाइंड हो गए। लेकिन ये फिर एक्स वाई जेड में होंगे, वो बेसिकली वो जो u1 जो है ना, u1 जो है ना वो एक्स वाई जेड पे डिपेंड करता होगा, u2 भी एक्स वाई जेड पे डिपेंड करता होगा, वो क्या होगा, वो एक किस्म का कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। ये u1 कर्वीलिनियर वो एक्स वाई जेड पे डिपेंड करता होगा, वो जस्ट उसका नाम रखे, मतलब क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, पता नहीं ये हो, पता नहीं कोई कोन टाइप हो, ठीक है, बीच में हाइपरबोलिक टाइप हो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऐसे कर, मतलब इज इक्वल टू, फिर बाद की बात है ना। तो ये यानी ये जौन सी कर्व है, ये नहीं वो उसमें खुद एक्स वाई जेड होगा, उसमें खुद देखें ना, जौन सी सिंपल होती है ना, सिंपल तो होती है ना, ऐसे देखें ये सिर्फ वाई, सिर्फ जैसे ये है ना, ये वाली क्या है, सिर्फ एक्स एक्सेस नाम है इसका, इसकी इक्वेशन, मतलब 2 डायमेंशन की बात करते हैं, 2 डायमेंशन की बात करते हैं, y इज इक्वल टू 0, 3 मतलब उस सेंस में देखें, मतलब इस लाइन के ऊपर y भी 0 है, z भी 0 है, ठीक है। मतलब अब उसका इस इक्वेशन, इस लाइन का नाम है x एक्सेस, अब इस कर्व का नाम है, इस कर्व का नाम है u1, मतलब इसमें x y z वो तीनों होंगे, मतलब वो अब ये इधर से हम फाइंड कर लेंगे। अब हमने ये टॉपिक सीखा हुआ है कि इन तीनों कर्व्स के ऊपर, ये तीनों कर्व ऐसे हैं, मतलब ये है तीसरी एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर इसका माइक ऑफ कर दे तसद्दुफ का काइंडली खुद से। नहीं आप जरा लाउड बोलना, मतलब अगर मैं जैसे पता नहीं कम सुनाई नहीं दिया क्या सर कम किया? तसद्दुफ गोल कम, ठीक है सर, माइक ऑफ हो गया उसका। नहीं अच्छा नहीं, मेरी आवाज नहीं आ रही, क्या कर रहे हैं? अब वो कोई इस तरह का ना, वो माइक तो हो रहे हैं, अगर किसी को आवाज नहीं सर एक तो अपने किस तरह की चीजें जरा डिस्कशन इनको, जैसे कोई माइक वगैरह का इशू हो तो उधर से होगा जी। या अब ये कर्व ऐसी हैं तीनों, पहले जो हमने डिस्कस, लेकिन अब जैसे हमें पता है कि जब डेरिवेशन करते हैं ना उसकी, जैसे देखें ना, ये हम समझ लेते हैं कि जो r है, ठीक, पहले तो जैसे हमें पता है ना, r इसकी इक्वल होता है, r होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब हमारे पास r जो है ना, हम समझते हैं वो किसके है, u1 कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट में, मतलब जैसे ये u1 u2 u3 कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, ये कर्वीलिनियर कर्व हैं खुद, मतलब वो खुद u1 u2 u3 कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है। अब r जो है अगर इन पे डिपेंड करता है ऐसे, u1 पे u2 पे u3 पे, तो ये अब देखें जैसे कोई होता है ना, कौन सा जैसे नाम हो गया ना r, ठीक है, r u1 u2 u3 तीनों वेरिएबल का फंक्शन है, ठीक है। तो जब वो 3 वेरिएबल का फंक्शन होता है तो हम किसी ज्यादा वेरिएबल का फंक्शन होता है, पार्शियल डेरिवेशन करते होते हैं, तो जैसे हमें पता है यहाँ पे r की, जरा डायरेक्ट ये चीजें हमने सीखी हैं, फिर हम डायरेक्ट आप तो फॉर्मूला की तरफ चले जाएंगे ना, r की क्या u1 की रिस्पेक्ट से डेरिवेशन, ये क्या होगा, r की u1 की रिस्पेक्ट से डेरिवेशन वेक्टर होगा, इसके ऊपर टेंजेंट होगा, इस कर्व के ऊपर, जो मतलब एक कर्व है ना, उसकी जो बेसिकली डेरिवेशन है ना, अब u1 के रिस्पेक्ट से जो डेरिवेशन होगी ना, उस कर्व के ऊपर टेंजेंट होगा। फिर इसका यूनिट हमें फाइंड करना है, इसका क्या फाइंड करना है, यूनिट, यानी इसके कर्व के साथ जो टेंजेंट है ना, उसको अगर हम e1 कह देते हैं, जैसे वो तो पहले से ऑर्थोगोनल होती है ना, मतलब वो कर्व के ऊपर खुद ही वही टेंजेंट है, उस कर्व के ऊपर, कर्व अगर u1 है उसके ऊपर टेंजेंट हर पॉइंट पे नया नया होगा। जब ये कर्व है लिहाजा इसके ऊपर पहले जनरल सा टेंजेंट हम समझना, ये लिहाजा इसका जो यूनिट टेंजेंट है उसको हमने e1 कह देना है, इसके यूनिट टेंजेंट को हमने e2 कह देना है, इसी तरह इसके यूनिट एजेंट को हमने क्या देना, e3 कह देना। लिहाजा अब जिस तरह डायरेक्ट ही हम निकाल लेते हैं e1, और क्योंकि हमने थोड़ा सा ये चीजें सीखी है, डायरेक्ट हमने ऑर्थोगोनल की तरफ पहुंचना है, e1 डायरेक्ट ही कर लेते हैं, वो क्या होगा, r की u की रिस्पेक्ट से डेरिवेशन, u1 की रिस्पेक्ट से डेरिवेशन, नीचे उसका मैग्नीट्यूड, लिहाजा ये u1 कर क्या टेंजेंट हमने कंसिडर कर लिया, यूनिट टेंजेंट को हमने e1 कंसिडर किया, उसका फार्मूला ये, मतलब क्या कि उस u1 की रिस्पेक्ट से उसकी डेरिवेशन, उस कर्व की डेरिवेशन u1 के रिस्पेक्ट से, क्योंकि नाम तो r है ना, u1 के रिस्पेक्ट डेरिवेशन और उसका उस मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके ये यूनिट वेक्टर बनेगा। इसको फिर हमने लेट कर लेना है, मतलब जैसे ये मतलब याद रख लेना है कि बुक जैसे उसके मैग्नीट्यूड को h1 लेट कर लेना है, h2 हर तरह से करता है, ठीक है। ये जो कौन सा है,
E1 के फार्मूला याद रखना फार्मूला, H1, ठीक। इसी तरह हमें पता चल गया U1 कर्व के अलांग जो वेक्टर होगा ना उसका यूनिट वेक्टर को हमने नोट कर लिया E1 से, ठीक है। लिहाजा U1 कर्व के अलांग टेंजेंट जोन से है टेंजेंट वेक्टर वे फिर बन गया उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कोई भी जो यूनिट वेक्टर में होता है ना, कोई भी जो वेक्टर होता है वो हम कैसे लिखते हैं, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर, ये जनरल रूल। अब ये U1 कर्व के अलोंग टेंजेंट वेक्टर हो गया, उसके मैग्नीट्यूड को H1 से रूटीन बना लेनी आपने, मतलब इस पूरे चैप्टर में, ठीक है ना, कर्व मतलब दोनों आंसर नहीं है H1 से, और उसके अलोंग यूनिट वेक्टर ये हो गया। इसी तरह ये 2 के अलोंग, इसी तरह 2 के, इसी तरह जो ये हो गया U1 कर्व के अलोंग यूनिट वेक्टर तो ये होगा। इसी तरह 2 वाला हो जाएगा, 2 की रिस्पेक्ट से डेरिवेशन करेंगे ना, मतलब ये U2 कर्व के अलोंग वेक्टर हो गया, ठीक, अलोंग वेक्टर हो गया टेंजेंट वेक्टर, ठीक। और ये फिर टेंजेंट यूनिट वेक्टर, ठीक है तो टेंजेंट, लेकिन ये टेंजेंट वेक्टर है, ये भी टेंजेंट वेक्टर है, ये उस टेंजेंट के अलोंग यूनिट वेक्टर। तो ये मतलब उसके U1 के अलोंग टेंजेंट, ये U2 के अलोंग टेंजेंट, उसको फिर हम H2 कह देंगे, H2 कह देंगे। सिमिलरली आप जरा कुछ तरह नाम के साथ थोड़ी इस तरह कर लेंगे, आंसर मुझे इस तरह नाम भी याद होंगे। जी कौन, मुझे भी नाम भी जी फायजा, देखें जी फायजा, मेरा ऐसे नाम मैंने याद। अच्छा आका, मुझे जैसे आपका नाम याद हो गया, बाकी यहाँ पे इस तरह गर्ल्स के भी जिम्मे लगाऊंगा, मुझे आपने बताना है। अगर GR कौन है यहाँ से, आप में से? जी यस सर। आप कौन, नाम बताएं। ईशा ईसा, शाहिद। ईसा फिर अब आपने ये जैसे मुझे आते आपने याद कराना है, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग वगैरह का, बाकी अटेंडेंस वगैरह का, ये फिर मैंने आपसे इस तरह शेयर करनी है। ये बताना है ईसा, चलिए आप बताए, इस तरह नाम भी मैंने इस तरह याद करना है। ये U2 के अलोंग टेंजेंट वेक्टर है, U2 कर्व के अलोंग टेंजेंट वेक्टर है, R की U2 के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेशन, उसके मैग्नीट्यूड को H2 कह दिया, उसके अलोंग यूनिट वेक्टर को E2 कह दिया। चले इसी तरह आप जैसे जो भी कोई है, अरसलान आप बताएं U3 के अलोंग जो वेक्टर होगा, U3 के अलोंग वेक्टर बताएं, उसके अलोंग यूनिट वेक्टर तो हो गया E3, तो उसकी फार्मूला बताएं, इधर क्या आएगा उमर, अरसलान बताएं। ये फिर आपने चल म्यूट तो चले अच्छा है, लेकिन वो क्वेश्चनिंग आंसरिंग से भी मतलब जरूरी होती है ना। अरसलान आपने बताना है। जी सर। जी जी, ये बताएंगे U3 कर्व के अलोंग वेक्टर कैसे बनेगा। जैसे ये U2 कर्व के अलोंग यूनिट वेक्टर टेंजेंट वेक्टर हो गया, टेंजेंट वेक्टर वो यूनिट तो ये हो गया ना, ये U1 कर्व के अलोंग टेंजेंट वेक्टर हो गया, ठीक है, ठीक है ना। U1 कर्व के ऊपर टेंजेंट, ये तो यूनिट है ना, तो वो वेक्टर को हम वो लिखते हैं, ठीक। ये U1 कर्व के अलोंग टेंजेंट वेक्टर, ये टेंजेंट यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो कोई भी वेक्टर है ना, उसको उसका मैग्नीट्यूड और उसका यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिखा है, ये तो जनरल फॉर्मूला है। V से लिख लें, V वेक्टर थोड़ी सी स्लो कर उसका मैग्नीट्यूड और उसका कैप, क्लियर है बात, ये बताएं। यस सर। अब ये अरसलान आप बता रहे थे, ये U3 वाला बताएं, U3 के अलोंग जो टेंजेंट वेक्टर है बताएं क्या लिखना है इधर। U3 के अलोंग ये टेंजेंट वेक्टर है U2, ये टेंजेंट वेक्टर है U2 के अलोंग, ये U1 के अलोंग टेंजेंट वेक्टर है, और U3 के अलोंग बताएं सिंपल। इधर U3 और की डेरिवेशन हो जाएगी, और इधर आ जाएगा H3 और उसका यूनिट वेक्टर, बस वो सिर्फ E3 E1 E2, बाकी फिर ये U3 की रिस्पेक्ट डेरिवेशन, उसका मैग्नीट्यूड, उसके मैग्नीट्यूड को H बोल दिया H3, ये रूटीन बना दी। ये अब उन कर्व के अलोंग टेंजेंट है, देखे ना कोई कर्व ऐसे, अब इसके अलोंग टेंजेंट वेक्टर U1 के अलोंग भी निकाल लिया, U2 के अलोंग, U3 के, अब इनके अलोंग ये कर्व है ना ऐसे, ये कर्व ऐसे, एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर अजानें हो रही हैं, 5 मिनट रुक जाएं। चल मैं ना फिर आगे जस्ट लिखता हूँ, हाँ ठीक है, अजान हो रही है तो आप बोलता नहीं हूँ, आगे वो डेल वाला करता हूँ।
पहले अभी हमने सीखा कि यूं करके कर्व्स थी, उनके जो टचिंग लाइन है जैसे कि ना एक जो एक्स एक्स और वाई एक्स में होता है ना, मैं रिपीट करता था कोई नहीं, मैंने बोला ये हमारा टॉपिक इंशाल्लाह यही आज वो पुराना साथ चले आप रिवाइज करें। उनमें तो कर्व ये खुद ये लाइन है तो यही टेंजेंट है, मतलब किसी भी पॉइंट के ऊपर हम टचिंग लाइन ड्रा करेंगे इसके साथ तो वो यही होगी कोई। अगर लाइन ऐसे है ना, इसके हर पॉइंट के ऊपर टेंजेंट अलग होगा, हर पॉइंट के ऊपर टेंजेंट अलग, हर पॉइंट के ऊपर टेंजेंट अलग होगा। जो जब लाइन ऐसे कर्व है तब उसके हर पॉइंट के ऊपर ताजा जो डेरिवेशन होती है, डेरिवेशन इज अ जनरल स्लोप ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट। ठीक है, जैसे ये दिखा ना, ये u1 की रिस्पेक्ट से डेरिवेशन और r की u1 की रिस्पेक्ट से डेरिवेशन, ये लेकिन फिर वो u1 जब कोई पॉइंट पे बनेगी तो फिर किसी पॉइंट से टेंजेंट होगा। तो अब वो तो हो गया ना उन कर्व्स के टेंजेंट हो गए, मतलब इस कर्व के साथ टेंजेंट, उस कर्व के साथ ऐसे। लेकिन अब ये कर्व जो पहले थी ना वो सरफेस थी, लेकिन पहले ये एक सरफेस थी, u1 सरफेस थी, मतलब इसी तरह ये u3 सरफेस होगी, ये u2 सरफेस होगी। अब वो सरफेस के ऊपर ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये यूं करके है ऐसे, मतलब यूं करके वो ऐसे है। तो ऑर्थोगोनल वाली बात हम कर रहे हैं ना, करेंगे अभी, पहले ये ऑर्थोगोनल नहीं है। यहाँ पे u1 इज इक्वल टू c, इस u के ऊपर ये कर्व खुद परपेंडिकुलर नहीं, ऑर्थोगोनल नहीं, 90 के एंगल पे नहीं है, ये कोई एंगल बना रहे, कोई एंगल बना रहे। उस कर्व की टचिंग लाइन को हमने कहा है, टचिंग टेंजेंट को r की u1 के रिस्पेक्ट डेरिवेशन, उसका जैसे फार्मूला मिला h1 e1 कैप। ठीक है, फिर इस तरह u2 के साथ टचिंग लाइन, u3 के साथ टचिंग लाइन टेंजेंट। लेकिन उसके ऊपर इसके ऊपर एक टेंजेंट होगा, वो नॉर्मल कहलाता है, नॉर्मल टू द सरफेस। वो क्या होगा, नॉर्मल टू द सरफेस। वो जैसे बोला था नेबुला नल्बा, मैथमेटिशियन, उसने एक फीमेल मैथमेटिशियन थी, उसने अपने नाम से मतलब इंट्रोड्यूस करवाया था डेल डेल, वो नेल्बा नेबुला, जैसे अब मुझे वो वर्ड मेरे इस तरह मिक्स करके हो जाता है। एक मैथमेटिशियन थी नेल्बा नेबुला जो भी, उसने ये इंट्रोड्यूस करवाया था डेल। डेल क्या होता है, आई के साथ एक्स रिस्पेक्ट डेरिवेशन, वाई के साथ जे के साथ वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेशन प्लस पार्शियल प्लस के साथ जेड के रिस्पेक्ट। ये होता है डेल का अपना फार्मूला, तो ये आपने किया हुआ है फिजिक्स में भी, मैथ वगैरह में। चलिए, तो अब ये देखें, ये उस u1 की अगर डेल करते हैं ना, मतलब उस पर ये डेल ऑपरेटर करते हैं, तो ये जो बनेगा वो नॉर्मल के अलोंग वेक्टर होगा। ये तो कर्व के साथ टेंजेंट था ना, जो मतलब वो जो सा e1 यूनिट वेक्टर और फिर वो u1 नॉर्मल ही होगा खुद ऐसे। ये तो कर्व ऐसे है ना, वो कर्व के साथ टचिंग, तो नॉर्मल ऐसे होगा, ये नॉर्मल इसके ऊपर 90 का एंगल, उस कर्व के ऊपर मतलब ये जो है ना, ये जो निकाला है, जो e1 मैंने निकाले, मतलब बोले ना फिर थोड़ा सा ठीक साइड पे बनाना पड़ेगा, मतलब जो सा ये e1 तो इसकी टचिंग लाइन, जो e1 है ना कैपिटल e1, वो ये है, मतलब वो इसके ऊपर उस कर्व के ऊपर परपेंडिकुलर है, उस कर्व के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, लिहाजा उसका यूनिट वेक्टर को कैपिटल e1, मतलब हर मैथमेटिशियन कैपिटल e1 लिखा हुआ उसके यूनिट वेक्टर। लिहाजा वो करने के लिए उसके अलोंग वेक्टर निकालने के लिए डेल u1 करेंगे, उसके मैग्नीट्यूड, लेकिन उसको तो उसने h1 डिनोट किया ना, इसको उसने डिनोट नहीं किया, इसने डिनोट नहीं किया हुआ। ठीक है, इसी तरह किसके अलावा u2 सरफेस के ऊपर, तो ये u1 के ऊपर था ना नॉर्मल, अब u2 जैसे फर्स्ट कौन सी है, ये है u2 के ऊपर नॉर्मल, जैसे ये उसका कैप क्या बन जाएगा u2 का, ये जैसे आसक, ऐसे मैंने नाम दिया, ऐसे सबके याद करना। e2 का क्या बन जाएगा, मतलब e2 के जैसे ये u1 इज इक्वल टू c है, u2 इज इक्वल टू c2 है, तो इसके ऊपर नॉर्मल u करके हो गया, मतलब 90 का एंगल बताएं, वो उसका फार्मूला बताएं आसक। सर उसका फार्मूला डेल u1 डिवाइड डेल u1 नहीं, u1 उसके लिए ना, ये u2 के ऊपर, u2 के ऊपर होगा, वेरी गुड, ये u2 के ऊपर नॉर्मल होगा। u1 सरफेस ये थी, अब u2 सरफेस कहीं ये है, यहाँ पे प्रैक्टिकली उधर से देख लो, यू ड्राइंग हमने बनाई, वो जरा प्रैक्टिकली था,
ये u1 के ऊपर परपेंडिकुलर था ऐसे, अब u2 है उधर, लेकिन उसके ऊपर परपेंडिकुलर ऐसे कर दो, लेकिन होगा कहीं और, लेकिन अभी तक तो हम ऐसे दिखाएंगे, मतलब जी सर। u3 के ऊपर आएगा, u3 के ऊपर, u3 सरफेस के ऊपर, ये सरफेस के ऊपर है, वो कर्व के साथ टचिंग लाइन थी, वो कर्व के साथ टचिंग लाइन थी जो स्मॉल में लिखी, जो ये कैपिटल में लिख रहे हैं, मतलब वो हैं तो बेसिकली उसमें भी दो केस है ना, इधर भी दो केस हैं, ये यूनिट वेक्टर है टचिंग लाइन के कर्व के साथ, फिर वो पूरा वेक्टर है, ये पूरा वेक्टर है, ये उसके मैग्नीट्यूड को लेट करता है, हर आता है, दोनों आता है, जो जल बॉक्स, दोनों बॉक्स का रेफरेंस लिया करें, लेकिन ये वाला वेक्टर ये ऊपर वाला है, u1 सरफेस के ऊपर वेक्टर है, परपेंडिकुलर है, वेक्टर है, लेकिन ये वाला उसके ऊपर यूनिट वेक्टर है, छोटा सा, मतलब उसका टुकड़ा यूनिट, ठीक हो गया। बाकी फिर इसके मैग्नीट्यूड को मतलब मैथमेटिशियन ने डिनोट नहीं किया किसी से, ऐसे ही लिखा उधर से उसको h1 h2 से, तो इधर क्या आएगा इस तरह u2 के, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये क्या आएगा डेल u3 का मैग्नीट्यूड, मतलब ये इस तरह, ये अब हमारा टॉपिक क्या था, ये हमने पहले किया, मैंने कहा चलो थोड़ा वो रिवाइज भी आपको, हमारा टॉपिक जस्ट ये ऑर्थोगोनल, और आपकी जो सी स्पीगल वाली बुक है, जो सी शाम सीरीज, उसका भी नाम है, मतलब बुक का वो भी, मतलब ऐसे को साथ का भी यूज होता है ना, अभी उस बुक ने डायरेक्ट ये जस्ट लिखा हुआ है कि वो 90 के एंगल पे, नवाज शरीफ शाह की बुक में पहले ये ऐसे डिस्कस किया हुआ है कि पहले ये सर्विसेज हैं, वो दो सर्विसेज जहाँ पे कट करती हैं u1 u2 u3, वो कर लेती हैं कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट, ठीक है, फिर उनके जो साथ मतलब उनके कर्व के साथ जो टचिंग लाइन टेंजेंट, वो कर्व के टेंजेंट ये u1 के का टेंजेंट है, u2 का ये 3 है, और उन सर्फेसेस के ऊपर जो उनसे हैं ये वो क्या है, नॉर्मल सब वेक्टर्स हैं, ठीक है, यूनिट वेक्टर, उधर भी यूनिट भी है साथ होगी, इधर ये वेक्टर है और ये यूनिट वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब हमारा टॉपिक क्या था, और आपकी बुक में उसने डायरेक्ट किया हुआ है, ये एक मैसेज देता है 20-30 मिनट के पे एंड हो जानी है मीटिंग, वो 40 मिनट पे ऑटो एंड हो जाती है, लेकिन अब हमारा नेक्स्ट टाइम हम कोशिश किया करेंगे, अभी तो हमारी वैसे ही 5 मिनट लेट शुरू हुई है, ठीक, अदरवाइज मैं रोक के दोबारा मीटिंग शुरू करूँगी जी। जैसे बोला कि हमारा जैसे टॉपिक है डायरेक्ट, आपकी बुक में डायरेक्ट ऑर्थोगोनल किया, उसने लिखा पहले मैंने बोला कि ये पहले जस्ट हमने सोचा कि ये दो कर्व जहां जहां कट करती हैं, एक u1 के लगी, एक u2 एक u3, वो आपस में 90 के एंगल पे नहीं थी, डिस्कस किया पहले हमने, ये किया हुआ है पहले हमने डिस्कस, ठीक है जी, मतलब उन कर्व के साथ टेंजेंट भी हमने सीख लिए, उन कर्व सर्फेस के ऊपर नॉर्मल वेक्टर भी डिस्कस कर लिए, यूनिट वेक्टर उधर भी यूनिट वेक्टर साथ। अब हमारा जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है जो भी करना है हमने किसी को इसके साथ ही हो जाएगा ना, जैसे बोला पुराना भी साथ है, वो कोड हो जाएगा, ठीक है, वो डिस्कस हो जाएगा, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट, यही सारा जो है आपके पास क्या है, वो एक्स वाई कोई पॉइंट हो, ठीक है, उस वो जो सा तीनों जो कोऑर्डिनेट हैं वो u1 u3 पे डिपेंड करते हो, उधर से फिर इस तरह निकाल के u1 u2 ये कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट कहलाएंगे, फिर उनका वो जो दो सर्फेसेस होते हैं जहाँ कट करती है u1 u2 u3 कर्व्स कहलाएंगे, फिर उनके अलावा हमने टेंजेंट्स भी निकाल लिए, नार्वल्स भी सर्फेस के ऊपर, ये अगर कर्व्स जो हैं आपस में 90 के एंगल के ऊपर खुद हों, ये खुद आपस में 90 के एंगल के ऊपर हों, जैसे देखें ना कर्व्स के में ये तो कोई एंगल होता है ना, जैसे कर्व का एंगल फाइंड करने के लिए कैलकुलस में आपने बीएससी में भी ये सीखा हुआ है, ठीक है, अब वो कर्व में पहले अभी हमने सोचा था ये कहीं ऐसे, अगर इन कर्व में 90 का एंगल हो तो इसका मतलब उसके ऊपर जो E1 था ना, ई वाला कैपिटल वाला, अभी तो पहले हमने ये डिस्कस किया, तो उनमें कोई भी एंगल है तीनों कर्व में, ठीक है, u1 के कर्व है, u2 है, u3, इन तीनों कर्व में आपस में अगर राइट एंगल है, 90 एंगल है उसी तरह ही, लेकिन अब ये लाइनें नहीं है, उधर तो होता था ना स्ट्रेट लाइंस होती थी, यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस की हम बात ही नहीं करेंगे, मतलब सोचेंगे स्ट्रेट लाइंस नहीं है, ज्यादा यही सोचेंगे, ठीक, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट डिस्कस है ये, अब u1 u2 u3 पहले हमने डिस्कस किया कि मतलब आपस में मतलब ये लाइन तो नहीं है, बच्चे अभी देख रहे हैं आपको ऐसे ऐसे, ठीक हो गया, लेकिन अभी हमारा टॉपिक है क्या, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट है वो u1 u2 लेकिन आपस में 90 एंगल, मतलब है कर्व ही है कर्व, लेकिन वो कर्व तीसरी ऐसे नहीं है, तीसरी उन दोनों के ऊपर भी 90 है, तो जो पहली दो भी थी वो ऐसे करके नहीं थी कहीं ऐसे, अब है कर्व ही है, मतलब है वो कर्व है, तीनों कर्व अब भी ऑर्थोगोनल भी है, वो तीनों कर्व, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है ये भी कर्व,
लेकिन बेसिकली फिर उनमें एंगल कैसे पता चलता है कि उनमें एंगल क्या है, उनके उसके साथ टेंजेंट ड्रा करें, उसके साथ टेंजेंट ड्रा करें, जो कि अभी मैंने E1 E2 वगैरह बोला। लिहाजा उन दोनों में फिर जब हो गए 90, मतलब उनमें भी 90 होगा, फिर तीसरी के साथ भी 90 होगा। फिर क्या सिचुएशन होगी, मतलब उन तीनों कर्व में U1 कर्व में U2 होगी कर्व, होगी ये भी कर्व, होगी ये भी कर्व, ठीक है। तो फिर क्या होगा, उसका जो E1 और उसका E2 उसका E3, मतलब उन तीनों में वो डॉट प्रोडक्ट वाला पुराना सिस्टम हो, मतलब क्योंकि वो ऑर्थोगोनल बन जाएंगे। पहले तो जस्ट हमने सीखा कि वो आपस में उनमें जो भी एंगल उन तीनों कर्व्स में आपस में, अब हम ऑर्थोगोनल में वही जो तीनों U1 U2 U3 कर्व्स हैं वो ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट, मतलब वो कर्व्स होंगी ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट कहलाएंगे अगर वो उन तीनों कर्व्स में मतलब आपस में एंगल 90 90 है। तो अगर 90 90 है, पहले तो हमने 90 की बात नहीं की, हमने सोचा कि एक U1 कर्व है, एक U2 है, एक U3 है, उनमें जो भी एंगल है कर्व हैं, अब भी कर्व, लेकिन आप सोच रहे हैं कि उन तीनों में आपस में राइट एंगल हो। यानी आपकी जो स्पीगल की बुक है शाम से, उसने डायरेक्ट यही उसने दूसरे टॉपिक पे यही उसने जस्ट लिख दिया, आगे ये उसने किसी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन उसने उसी में बस वो राइट एंगल की बात कर दी, ठीक। अब जब ये राइट एंगल हैं तो फिर फर्क क्या पड़ेगा, राइट के बगैर ये सिचुएशन, राइट के बगैर ये थी सिचुएशन। जब ये राइट होगा ना, मतलब राइट एंगल होगा ना इन कर्व्स में, मतलब होंगी ये कर्व होंगी राइट एंगल में, ठीक, मतलब वो इधर भी जा रही होगी ऐसे, यूं जा रही होगी, तीसरी यूं कहीं ऐसे जा रही होगी, लेकिन आपस में राइट एंगल में जब उनमें होगा ना, उनके बीच में राइट एंगल होगा, तो फिर ये डायग्राम थोड़ी सी बदल जाएगी। वो कैसे बदलेगी, बाकी सिचुएशन इसी तरह E1 वगैरह, ये E2 E3, मतलब वो जिस तरह यूनिट टेंजेंट वगैरह सारा इस पर, लेकिन ऑर्थोगोनल में डायग्राम में फिर ये सिचुएशन हो जाएगी, समझ नहीं होगी सिचुएशन। बाकी तो ये ना भी तो हमने प्रैक्टिकली तो हम ऐसे दे सकते हैं ना, ठीक। अब फिर फर्क इधर डायग्राम बनाते हुए हमें करना चाहिए, जो इसका E1 होगा ना, अब समझना, इसका ये E1 और इसका जो दूसरा E होगा ना, दूसरा E जो कैपिटल वाला है वो इसके साथ हो जाएगा, पॉइंट समझना। पहले तो ये था ना कि अब हमें नहीं पता था इनमें एंगल क्या है, उसके ऊपर टचिंग लाइन और होगी और 90 वाली और होगी, जब वो कर्व भी उसके ऊपर 90 का एंगल बना रही होगी, दादा उसके ऊपर टचिंग लाइन भी वहां पे होगी, E1 डैश वाली भी वही होगी और कैपिटल वाली भी वहां पे होगी, बात होगी, सिंपल है ये पॉइंट। हाँ जी, आगे देखें, हमने ये डिस्कस कर लिया हुआ था हमारा ऑर्थोगोनल में ही, हमें यही करके, इसमें सिर्फ ये है कि ड्राइंग में थोड़ा फर्क पड़ जाएगा कि जो सी, बाकी तो ड्राइंग हम ऐसे ही बनाएंगे, वो कर्व बनाएंगे तीनों, ये दोबारा ना, ये होगी ये तीसरी ये होगी, लेकिन उसका E1 ये जो स्मॉल वाला है यूनिट वेक्टर, जो कैपिटल वाला उसके ऊपर उसमें तो अलग बनाया था ना, लेकिन जब ये तीसरी कर्व है ही उसके ऊपर ऑर्थोगोनल, तीनों एक दूसरे को 90 का, जो कैपिटल E वाला होगा ना वो भी इसके साथ ही आएगा, ये पॉइंट समझना है, बस यही पॉइंट है, बाकी उसकी वर्किंग वगैरह सारी ऐसी होगी, बाकी फिर सिर्फ वो E1 डॉट E1 वो 1 की इक्वल वो नीचे, वो तो आपको इन चीजों को पता है, सिर्फ ये पॉइंट आपने समझना। पहले कर्व में एंगल्स का नहीं पता था हमें ऐसे, लेकिन अब कर्व में हमें एंगल का पता चल गया, वो है कर्व ही लेकिन आपस में 90 के एंगल पे हैं, लिहाजा इसकी टचिंग लाइन, इसका जो टेंजेंट और उसके ऊपर नॉर्मल, देखें उस सरफेस के ऊपर नीचे वो है कर्व की तरफ, उसके ऊपर 90 और इसकी टचिंग लाइन वो पैरेलल होगी, हम साथ साथ बनाएंगे, यही फर्क पड़ेगा डायग्राम। यानी ऑर्थोगोनल में मतलब जहाँ पे E1 है उसी तरह कैपिटल E1 हो उसके साथ ही, तो थोड़ा सा शो करा दिया अलग है वर्बल के साथ, मतलब जैसे ये U1 था, ये जैसे U2 है, ये क्या है U3 है, जैसे इसका जो E1 होगा ना स्मॉल वाला, ये चलो कैपिटल वाला हो गया, जो दूसरा होगा वो भी इसके साथ ही होगा, उसमें उसमें अलग इस वजह से बनानी पड़ती हैं, ये सिंपल देखें, उसमें टचिंग लाइन ये है, उसका नॉर्मल ये है, नॉर्मल ये है, चूंकि अब इसके ऊपर टचिंग लाइन इसके साथ यूं होगी और उसके नॉर्मल भी यही होगा, यही पॉइंट है सिर्फ, बात समझे, ये बताएं आप पॉइंट, ये पॉइंट है, बाकी बाकी वो E1 डॉट वो तो सिंपल छोड़ नीचे लिखना इससे पता चल रहा है, ये पॉइंट आप बताएं, ये बताएं ऑर्थोगोनल में, मतलब पहले जो हमने डिस्कस किया वो ऐसे डिस्कस किया, पता नहीं क्या एंगल है ऑर्थोगोनल, E1 जो यूनिट वेक्टर है उसके साथ टचिंग होगी, कैपिटल E1 उसके ऊपर नॉर्मल होगा, वो अलग अलग मैंने शो कराएंगे, यहाँ पे अलग अलग शो करेंगे, ठीक है जी सर। लेकिन जब वो कर्व भी उसके ऊपर वो आपस में वो राइट एंगल में होगी, तो फिर सिर्फ ये फर्क पड़ेगा, बाकी उसका वो निकालने का उसी तरह E1 का क्या फार्मूला है, कैपिटल E1 का फार्मूले वही होंगे,
लेकिन उसमें ड्राइंग ऐसे होगी बस, ये फिर ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाएगा। मतलब उसका जो ये वाला सेम हो जाएगा। इस तरह ये भी दोनों पैरेलल होगी, मतलब इस तरह साथ साथ लाइन, इस तरह इसकी टचिंग लाइन, इसका टेंजेंट। जी 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 सर कैपिटल E1 और E2 E3 तो कहीं भी ड्रॉ नहीं कर सकते। वही कह रहा हूँ, ड्रा तो किया है ना प्रैक्टिकली, तो हम ऐसे कह सकते हैं E1 उसके स्मॉल वाली टचिंग लाइन, कैपिटल E वाली इसके ऊपर परपेंडिकुलर। अब वो तो फिर हम थोड़ा सा अलग दिखा देंगे, जैसे हमने ऐसे किया। सर ओरिजिन से ही ड्रॉ करनी है ना? यहाँ पे तो ये जो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट में ओरिजिन नहीं होता, बस ये कोई पॉइंट, मतलब उसको ओरिजिन बाहर से आप उस तरह समझ, ये कोई ओरिजिन से, यानी जो फार्मूले, जो बेसिक फार्मूले वो ओरिजिन से हमने ड्राइंग के लिए ओरिजिन से। बाकी इधर बोला ना कि जोन सा U1 पुट करेंगे, बाकी तो इधर बोला ना कि यहाँ पे जोन सा U1 पुट करेंगे, उसके अलावा उसको आ जाएगा यूनिट टेंजेंट वही रहेगा, वही वन रहेगा। जी अब ये देखें, जब ये ऑर्थोगोनल होगी ना, कर्व आपस में ऑर्थोगोनल होगी, वो जो स्मॉल वाला उसका टचिंग लाइन और उसके ऊपर 90 वाली वो आपस में पैरेलल हो जाएगी, वो पैरेलल हो टचिंग लाइन और वो आपस में, पहले भी वो ऐसे है, इसकी टचिंग लाइन भी यहाँ पे कहीं होगी, होगी कर्व, लेकिन इसकी टचिंग लाइन इसके साथ टचिंग होगी, लेकिन उसके ऊपर 90 के एंगल की भी हम वहां पे लाएंगे। यही फर्क पड़ जाता है बस सिर्फ। ये जैसे कैपिटल E3 है और ये छोटा E3 भी यहाँ पे ही होगा, इसमें फिर ऑर्थोगोनल में वही जो रेक्टेंगुलर वाले रूल होते हैं ना, वही यूज होते हैं। अब इस चैप्टर में जहां जहां पे वो IJK लिखा होता था ना, जहां पे IJK लिखा होगा ये ध्यान रखना, कोई इस तरह वेक्टर गिवन होगा, उसको जैसे वेक्टर है ना कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट में जो वेक्टर है, अब मैं यहाँ से अब आपका देखें जो सा यूनिट उसमें लिखते हैं ना, इसमें हम यूं लिखेंगे A1 E1 A2 E2, मतलब ये वाले अब इसकी यूनिट यूज होंगे, प्लस A3 E3। कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट में IJK की जगह आप इनको यूज करेंगे।